एक पार्टनर चाह रहा है कनेक्शन और एक पार्टनर चाह रहा है दूर भागना। सपोर्ट देने से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वो पहले खुद ही को सपोर्ट नहीं दे पा रहा तो इमोशनल कनेक्शन इज जीरो। कि क्या प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर यही मान के आते हैं कि प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड में है, प्रॉब्लम मेरी वाइफ में है। आपको सबको देखना है तो आप तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हो सकते। अगर आप ही इमोशनल, बाहर से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सपोर्ट मिलता है ना, वो अक्सर क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म और बड़ा ट्रांजैक्शनल होता है। तो सलोनी, हम जो लास्ट 1.5-2 साल से लोगों के साथ इतना काम कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स, हमारा जो हीलिंग वर्क है, उसमें एक पैटर्न बार बार जो इतना कॉमन रिपीट होता दिखता है हमें कि एक रिलेशनशिप में अक्सर दो इस तरह के साथ में लोग आ जाते हैं कि एक पार्टनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत समझता है, उसको इमोशनली बहुत सपोर्ट की ज़रूरत फील होती है, बट उसके सामने अक्सर ऐसा पार्टनर मिलता है उसे जो उस इमोशंस को ना तो समझ पाता है, ना अपने इमोशंस शेयर कर पाते हैं, ना ओपन अप हो पाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है, अगर सच में ये इतनी कॉमन है, तो क्या इश्यूज कॉज कर सकती है रिलेशनशिप में? व्हाट डू यू थिंक? बहुत ज़्यादा कॉमन, सबसे कॉमन इशू आई थिंक इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं होती जब, तो बाकी और इश्यूज भी आते हैं। बट ये चीज़ एक बार सेट हो जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लेट गो करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप समझते हो एक दूसरे की। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बहुत कॉमन है। क्योंकि आई थिंक ये सिर्फ हमारे मतलब क्लाइंट्स के साथ ही नहीं, मैं अगर अपने क्लोज सर्कल को भी देखूं, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हमारे सिमिलर टाइम पीरियड में जिनकी शादी हुई, हमारे साथ के फ्रेंड्स, हमारे कजन्स, इनफैक्ट हमसे काफ़ी बड़े बड़े लोग भी जिनको अगर फैमिली में देखूं, तो उनके कॉमन इश्यूज अगर रहे हैं तो वो ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, या मेरे को अपने पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। तो एक्चुअली मुझे रिसेंटली भी ये फील होने लगा अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते करते कि ये शायद काफ़ी कॉमन है, बट उतनी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हम ना, ऐसा बहुत होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखने मिलती है, हमें लगता है कि शायद ये बहुत ही कॉमन है तो चलो इसको इग्नोर करते हैं, बट आई थिंक ये इतनी बार रिपीट होती आई है हमारे सामने केसेस के रूप में कि शायद इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम, चलो, जो बहुत इमोशनल पार्टनर उसको ए ले लेते हैं, पार्टनर ए, और जो इमोशनली डिस्टेंट है उन्हें बी ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ए। अभी जो ए पार्टनर है, जो पार्टनर जिसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, अब ये पार्टनर जो रिलेशनशिप में है तो इसके साथ क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन आ सकती है कि मेरा पार्टनर मुझे समझ क्यों नहीं रहा, या फिर हम बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे अगर कोई इशू है, या मेरा पार्टनर शट डाउन क्यों हो जा रहा है व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है पार्टनर के साथ, इस बारे में लड़ाई भी हो सकती है, और शायद वो इमोशनली डिस्टेंट वाला पार्टनर और भी दूर चले जाए बिकॉज वो पार्टनर नहीं चाहता, ट्रू। वो नहीं चाहता डिस्कस करना कुछ भी। तो पहले फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर दैट पर्सन जिसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए था अब पार्टनर से नहीं मिल रहा, दैट पर्सन विल स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर दैट डिपेंडेंसी। अभी वो लुकिंग आउट किसके पास जाएगा? फ्रेंड्स, कलीग्स, पेरेंट्स, या कोई भी जहाँ से उसको मिलेगा थोड़ा सा भी, उसको मिलेगा, लगेगा कि यार ये शायद मुझे डिपेंडेंसी दे सकता है या दे सकती है, कंप्लीटली वो इंसान उस पर डिपेंड हो सकता है। एंड हो सकता है रिलेशनशिप की बातें भी शेयर करने लग जाए, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। तो तुमने अभी जो डिस्क्राइब किया वो एक ऐसा पार्टनर है जो इमोशनली बहुत नीडी है, इमोशनली बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है जैसे। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम ऐसे एक पार्टनर की बात करें, ऐसे पार्टनर को ऑब्जर्व करें जो पार्टनर इमोशनली काफ़ी कट ऑफ और काफ़ी डिस्टेंट है, तो उस पार्टनर में बहुत कुछ कॉमन ट्रेड्स जो देखे जाते हैं वो ये है कि ये ऐसे इंसान है जो सिर्फ इस मैरिज में, ऐसा नहीं है कि मैरिज में ओपन अप नहीं हो रहा, अक्सर ये वो इंसान पाए जाते हैं जो हमेशा से एक अपनी लाइफ के मेजर पार्ट में ये सिर्फ सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स रखते हुए आए हैं, और उसके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट उनकी ज़्यादातर सारी रिलेशनशिप सुपरफिशियल रही हैं। सुपरफिशियल का मतलब ये कि चाहे फ्रेंड्स थे, चाहे कलीग्स थे, तो हमेशा उनके साथ ना घूमना फिरना, हंसना बोलना गाना सब, बट एक्चुअली कभी भी कोई भी ऐसा ज़्यादा कंपनी नहीं रही जिनके साथ वो खुल के अपने इमोशंस शेयर करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, अपने शायद वल्नरेबिलिटीज़ को कभी किसी से डिस्कस करें, या फिर किसी और की वल्नरेबिलिटीज़, किसी और के इमोशंस को समझने की कोशिश। तो काफ़ी सतह के लेवल की, काफ़ी सुपरफिशियल, काफ़ी कॉस्मेटिक रिलेशनशिप्स में शायद इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। दूसरा एक ये भी चीज़ होती है कि क्या है ना, कि जब तक वो एक रिलेशनशिप, एक स्पेशली मैरिज में नहीं थे ना, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन,
अवॉइडेंस, एस्केप बहुत आसान था क्योंकि वो अकेले थे, कोई ज़्यादा ना उनसे पूछता था ना वो किसी से शेयर करते थे, तो हमेशा अपने एक बबल में रहना बहुत आसान था। बट सडनली क्या हुआ कि जब शादी हो गई, एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए जब उनके साथ रहने के लिए एक पार्टनर है, तो क्या होता है, पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो वो पार्टनर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके इमोशन समझें, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनसे उनसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे जेस्चर्स शेयर करें जिससे उनको आपकी प्रेजेंस फील हो। बट क्या है कि इस इंसान को ऐसी प्रैक्टिस रही नहीं है ना, ना वो खुद के लिए अवेलेबल रहे कभी, ना वो सामने वाले के लिए अवेलेबल रहना जानते हैं। तो क्या होता है कि इनको अब ये सडन एक शॉक की तरह फील होता है। तो इसलिए कई बार ऐसे पार्टनर्स को ये भी फील हो सकता है कि मेरा पार्टनर मेरे प्रिवेसी में इंट्रूजन बन गया है, या मेरा पार्टनर बहुत क्वेश्चनिंग है, बहुत कंप्लेनिंग है। तो हो सकता है पार्टनर सच में कंप्लेनिंग ना हो, वो सिर्फ अपनी नीड्स एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। बट इस पार्टनर को कई बार बहुत इंट्रूसिव लगते हैं अपने पार्टनर्स, बहुत कंप्लेनिंग क्रिबिंग लगते हैं। तो ये स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है ना, ये पार्टनर अनफॉर्चुनेटली और ज़्यादा डिस्टेंट होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ये नए तरह के एस्केप ढूंढ रहे हैं। पहले एस्केप बहुत आसान था कि सिर्फ बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, मूवी चले जाओ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग। बट क्या है कि अब क्योंकि एक पार्टनर आपकी लाइफ में साथ है, तो उनको अनफॉर्चुनेटली और तरह के, तो उनकी कुछ एडिक्शंस कई बार शायद बढ़ जाए। ड्रिंकिंग की आदत अगर थी तो और बढ़ जाए, स्मोकिंग और ज़्यादा बढ़ जाए, या कई बार कुछ सोशल सर्कल ऐसे लग जाएं, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कलीग्स मिल जाएं जो उनको हेल्प करते हैं जस्ट टू अवॉइड रिलेशनशिप। तो कई बार मैंने ऐसा अपने कुछ क्लाइंट्स में भी ऐसा देखा है, जो शायद पहले जो आदतें बहुत कम थी उनका एस्केलेट हो गई, वो बहुत एग्जैजरेट हो गई। और इसी वजह से कई बार रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय बढ़ते जाते हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली एस्केप और अवॉइडेंस का रास्ते ढूंढते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट आयुष। और अब क्या हो रहा है, एक पार्टनर चाह रहा है कनेक्शन और एक पार्टनर चाह रहा है दूर भागना, तो कहीं मिल नहीं पा रहे वो लोग, तो इमोशनल कनेक्शन इज जीरो। आई थिंक ये एक ना इतनी कन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन है कि एक इंसान ऐसा है, पार्टनर ए एज यू मेंशन ना, कि जिसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, वो दूसरे पार्टनर के ऊपर सहारा लेना चाह रहा है। बट दूसरा पार्टनर इसको सहारा देने से पहले खुद को भी सहारा नहीं दे पा रहा है इमोशनली, वो अपने भी इमोशन से इतना भागता हुआ आ रहा है इतने समय से। तो अब क्या हो रहा है ना कि उसको इसको सपोर्ट देने से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वो पहले खुद ही को सपोर्ट नहीं दे पा रहा। तो अगर देखा जाए तो ऑन द सरफेस शायद दोनों अब बहुत ऑपोजिट प्रॉब्लम्स लगती हैं कि एक इंसान को सपोर्ट चाहिए, एक को देना नहीं आता। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये दोनों इंसान जो है ना, ये अपने आप में इमोशनली स्टेबल या इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि जब लोग हमारे पास शुरू में क्लाइंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो उनको ये चीज़ मानना और अपने बारे में एक्सेप्ट करना ही बहुत समय और एफर्ट लेती है कि क्या प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर यही मान के आते हैं कि प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड में है, प्रॉब्लम मेरी वाइफ में। इवन मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं कि ऑब्वियसली तुम्हारे पास भी आते होंगे, जो इसीलिए आते हैं कि मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम है, उनको हील होना है, वी डोंट नीड हीलिंग, उनको कन्विंस कर दो। बट द इशू इज कि सबसे अच्छा तो रहता है दैट यू बोथ डू इट। एब्सोल्युटली। बट अगर बोथ आर नॉट विलिंग टू डू इट, देन whoever इज विलिंग वो कर लो भाई। सही बात है। पॉइंट वही है ना, चाहे वो सेल्फ वर्क हो, हीलिंग हो, कोई भी पॉइंट हो, अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने मान के चलिए कि आपको लिख के दे दिया, राइटिंग में दे दिया कि भाई मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही रहने वाली हूँ, अगर उन्होंने सच में ऐसा कंफर्मेशन दे दिए कि मैं नहीं चेंज होता, या आपको लगता है कि वो नहीं चेंज होने वाले, तो व्हाट इज द ऑप्शन? क्या ऑप्शन ये है कि मैं भी फिर आपकी तरह ही एडमेंट हो जाऊं, क्योंकि आप नहीं बदल रहे तो मैं भी नहीं बदलता। तो ये जो टसल है, ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन ईगो के लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है शायद, बट रिलेशनशिप के लिए और लाइफ के लिए इन जनरल कुछ नहीं करता। ये कॉन्फ्लिक्ट को और फ्रिक्शन को और बढ़ाता है, राइट। बट शायद ये हो सकता है कि अगर दो में से एक मना भी कर रहा हो या कर रही हो, बट पार्टनर कहे कि ठीक है, यू डोंट चेंज राइट नाउ, आई विल बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। तो जो भी इंसान स्टार्ट करे, पॉइंट क्या है कि रिलेशनशिप इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टू इंडिविजुअल्स। करेक्ट। एंड अगर देखा जाए एज एन अडल्ट, दो अगर लोग हैं, तो जैसे हम डिस्कस भी करते हैं आयुष की, दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है इन रियलिटी। तो right, किसी की भी गलती नहीं है, right. दोनों अपनी जगह सही हैं, बिकॉज वो
एक्ट कर रहे हैं अपने ट्रॉमास के बेसिस पे। एब्सोल्युटली। तो उस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें आ सकती है हर इंसान की। बिकॉज दो अगर इंसान है, अगर एक इमोशनली इज टू डिपेंडेंट और वन इमोशनली, सेकेंड वन इज इमोशनली डिस्टेंट, तो वो आ तो कहीं से रहा है, वो अडल्टहुड में नहीं हो गया है, शायद ट्रिगर हो गया है यहाँ पे, यहाँ पता लगने लग गया है क्योंकि पार्टनर आ गए हैं लाइफ में, बट वो बहुत टाइम से चला आ रहा है। और कहाँ से चला आ रहा है, रूट कॉजेज क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है आई थिंक डिस्कस करना। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो तुमने बात बोली ना, मैं उस पर थोड़ा और बोलना चाहूँगा कि वो जो टेंडेंसी है ना कि टू ब्लेम, टू पिन पॉइंट द अदर पर्सन, आई थिंक वो भी अगेन किसी की गलती नहीं है, वो एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे ही लाइफ में कोई पहली प्रॉब्लम आए, हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आए, कोई ऑब्स्टेकल आए, तो सबसे पहला काम एज ह्यूमंस भी हम यही करते हैं कि फटाफट से जल्दी से जो भी ईजिएस्ट पॉसिबल एरिया हो ना जिसको ब्लेम कर सकें वो कर लें। और एक्चुअली रिलेशनशिप्स में सबसे इजी टारगेट क्या होता है? आपका पार्टनर। तो जो भी लाइफ में मेरे प्रॉब्लम आए, सबसे पहले इजी क्या होगा कि मैं तुम पे ब्लेम कर दूं। क्यों? क्योंकि आपको वही इंसान दिख रहा है और प्रॉब्लम्स उसके थ्रू ट्रिगर हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम्स आपकी वजह से, तो वो ब्लेम भी शायद एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी है। बट हाँ, अगर ये जो बात तुमने बोली रूट कॉजेज की, तो हाँ ये सच बात है कि एक्चुअली जो हमारे इश्यूज ज़्यादातर होते हैं रिलेशनशिप को लेके, इमोशनल इश्यूज, वो एक्चुअली बहुत रेयरली होता है कि हमारे रिलेशनशिप से स्टार्ट होते हैं। मैक्सिमम नंबर 99% इश्यूज अगर देखे जाएं तो उनका कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में, हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में, हमारी अर्ली लाइफ में उसके सीड्स ऑलरेडी सोन होते हैं। बट हाँ, मैरिज जैसी रिलेशनशिप जब लाइफ में आती है तो सडनली वो पॉपअप करते हैं। तो मे बी उसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स भी इफ़ यू वांट टू शेयर। तो हम बात कर सकते हैं इन दोनों का अलग अलग, आई थिंक वो ज़्यादा क्लैरिटी देगा। तो अगर हम पार्टनर 1 की बात करें या पार्टनर 1 की, जो कि इमोशनल डिपेंडेंसी ढूंढ रहा है अपने पार्टनर में, तो रूट कॉजेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट रूट कॉज कुड बी हैविंग इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स और केयर गिवर। क्योंकि क्या होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बस एक नीड होती है, वो नीड होती है दैट अभी मैं इस दुनिया में आ गई हूँ नाउ as my parents, and it's not just any need, it's a biological need of a child, that as my parents you both have to be available emotionally and physically. क्योंकि वो एक बच्चा तो 100% डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे, बट अब क्योंकि पेरेंट्स भी वुंडेड हैं, दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट इंडिविजुअल्स, तो किसी भी तरह से अगर उस बच्चे की इमोशनल नीड या फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है, तब ये बच्चा बड़े होके will start looking out for that emotional need, क्योंकि क्रेव कर रहा है वो बच्चा, क्योंकि पूरी नहीं हुई। तो एक ये रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न हो सकता है जब बच्चे ने पेरेंट्स को ही नहीं देखा इमोशनल कॉन्वर्जेशंस करते हुए, या फिर नहीं देखा पेरेंट्स को साथ में बैठ के बातें करते हुए, अपने इमोशंस शेयर करते हुए या नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस करते हुए, जहाँ पे कोई भी इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं देखी। ये भी हो सकता है। और तुम्हें कुछ और लगता है इसके अलावा? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा कॉमन एक रीज़न रहता है कि जब एक बच्चे ने अपने अर्ली ईयर्स में इमोशनल सपोर्ट को महसूस नहीं किया, फील ही नहीं किया, तो वो क्या करता है, वो बच्चा पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करता ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको वो नॉलेज ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। बट वो क्या करता है कि वो इंटरनल एक क्वेश्चन बना देता है उसको कि मैं कहाँ से इसको समहाउ स्नैच कर लूँ, वो इमोशनल अवेलेबिलिटी, वो सपोर्ट, वो अफेक्शन, वो केयर को मैं कहाँ से पाऊँ। तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा लूप बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है जहाँ से वो बच्चा एक्सटर्नली उस सपोर्ट को ढूंढने लगता है। तो अक्सर जिन फैमिलीज में एक बच्चे को, एक यंग पर्सन को इमोशनल सपोर्ट फैमिली, विद इन द फैमिली नहीं मिलता, वो ऑफन उसको बाहर ढूंढेगा। बट पॉइंट क्या होता है कि बाहर से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सपोर्ट मिलता है ना, वो अक्सर क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म और बड़ा ट्रांजैक्शनल होता है। ट्रांजैक्शनल सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे स्कोर लाए, अच्छे मार्क्स लाए, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए उसको वो अटेंशन और अवेयरनेस, अफेक्शन अपने टीचर से मिल जाए।
अगर उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो शायद कुछ क्लैपिंग हो जाए स्कूल में, है ना, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल। बट क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शनल अफेक्शन हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई। अब इस जब ये थोड़ा सा उनको ये जूस जी जो नेक्टर ऑफ अफेक्शन मिलने लगता है एक्सटर्नली, तो उससे कई बार ये उनको फील होने लगता है कि शायद यही मेरे को लाइफ लॉन्ग करने की ज़रूरत है, कि मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं जिससे मुझे अफेक्शन मिलने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक सैड लूप होता है, क्योंकि ये ना कभी भी एक फुलफिलिंग अफेक्शन अवेलेबिलिटी दे नहीं पाता। और ऐसे लोग अक्सर ऐसी फिर रिलेशनशिप्स में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे वो जितना ज़्यादा मांगते हैं सामने वाले से अफेक्शन और अवेलेबिलिटी, उतनी ही वो कम मिलती है। एंड देन दिस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और एक बिलीफ भी बन जाता है कि लव और अफेक्शन इज कंडीशनल, या और ये कंडीशनल ही होता है क्योंकि यही देखा है। तो अनकंडीशनल लव होता ही नहीं है उनके हिसाब से, इसीलिए उनको शायद मिलता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आई थिंक ये जो छोटी सी बात है ना कि लव बीइंग कंडीशनल अनकंडीशनल, जब ये शायद लोग बहुत सुनेंगे, तो बहुत लोग जो इस बिलीफ के साथ जीते हैं वो शायद अभी भी यही सोच रहे होंगे कि अरे इसमें क्या गलत है, लव तो इज कंडीशनल ओनली ना। बट जस्ट इमेजिन कि ये कितनी एक सैड बिलीफ है। आई वुड से, मैं बुराई नहीं करूंगा कि कोई गलत है, आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स अ सैड बिलीफ टू हैव कि अगर देखा जाए तो इस दुनिया में लव ही ऐसी चीज है विच हैज टू बी अनकंडीशनल फॉर अ चाइल्ड। बट कितनी सैड है कि किसी बच्चे और किसी इंसान को ऐसा महसूस होने लगे, बिलीफ बन जाए कि नहीं, लव हैज टू बी कंडीशनल। द मोमेंट इट इज कंडीशनल या ट्रांजैक्शनल, तो लव लव नहीं बचाना, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो गई कि कुछ लिया कुछ दिया। तो लव इन इट सेल्फ इज अ बेसिक ह्यूमन नीड जो स्पेशली एक बच्चे को ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि उसके बिलीव्स राइट फॉर्म में डेवलप हो। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्टनर्स स्पेशली इन मैरिजेस, जो एक पार्टनर जो हद से ज़्यादा इमोशनली नीडी फील कर रहा है और एक पार्टनर जो इमोशनली बहुत डिस्टेंट है, तो लेट्स सी कि क्या और भी कोई रीजन हो सकते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि एक्चुअली फैमिली, पेरेंटिंग बहुत ही बड़ा रूट कॉज है, बट कभी कभी कुछ कुछ ऐसे सोशल इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से स्पेशली द इमोशनली डिस्टेंट पर्सन बिकम्स डिस्टेंट। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो हम एक एज अ सोसाइटी भी एक बहुत कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हैं कई बार कि स्पेशली द मेन इन द सोसाइटी, उनको ना एक ऐसा कंडीशनिंग करी गई है कि आपका रोल इन द सोसाइटी इज टू डू व्हाट, इज टू गेट द रिसोर्सेज फॉर द फैमिली, is to protect the family, as in you have to be that shield all the time, and that's good, मैं उसमें बुराई नहीं करूँगा, ठीक है, अगर वो ट्रेंड ऑफ पैटर्न है। बट कई बार क्या होता है कि ये ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग दैट मैचो मैनली मैन ना, बहुत सारे मैन अनफॉर्चुनेटली अपने आप को इतना ज़्यादा एक शेल में, एक बबल में घुसा लेते हैं कि हाँ वो अपने रोल तो प्ले कर रहे हैं, बीइंग अ गुड बॉय, बीइंग अ गुड फादर, अ गुड ब्रदर, गुड एम्प्लॉय, बट वो इस सब में भूल जाते हैं कि दे ऑल्सो आर अ ह्यूमन बीइंग, दे ऑल्सो हैव इमोशंस, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स। तो वो कभी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को इतना ज़्यादा दबाते 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 इतना दबा देते हैं कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो खुद भी उन फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सेस कर नहीं पाते। कि कई बार वो चाहते भी हैं उसको एक्सेस करना, तो शायद वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं रही। और ऐसा इंसान जब एक मैरिज में, एक रिलेशनशिप में आएगा, तो उसको वो ट्रेनिंग, वो प्रैक्टिस है ही नहीं ना कि वो कैसे अपने इमोशंस शेयर करे, और खुद के कभी शेयर नहीं करे तो कैसे किसी और के समझे। तो कई बार इस तरह के सोशल रीजनिंग, सोशल कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा कई लोगों को ऐसा बना देती है कि उनको लगता है कि मेरा काम क्या है आफ्टर मैरिज, टू bring resources, to be available, to protect, to provide, but nothing more, which unfortunately just does not work ना। हाँ बिल्कुल सही तुमने बोला। और अगेन अगर हम फिर से चाइल्डहुड में जाए तो ये कहाँ कहाँ से आ सकता है। ऑब्वियसली अपने घर पे जैसा एनवायरनमेंट देखा है, मे बी अगर स्पेसिफिकली मेन की बात करें, बिकॉज इज वेरी कॉमन कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको सबको देखना है, तो आप तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हो सकते। अगर आप ही इमोशनल हो गए तो पिलर हो आप तो, राइट, यू कैन नॉट क्राई, मैन कांट क्राई, लड़की जैसे रो रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें। जब ये चीज़ें हम सुन के बड़े होते हैं, जब ऐसी चीज़ें लड़के सुन के बड़े हो रहे हैं, तो एक बिलीफ अगेन बन रहा है कि आई कैन नॉट क्राई, और वेन एवर आई फील इमोशनल तो मैं रोऊंगा नहीं, चाहे मैं स्ट्रॉन्ग बना रहूँगा, बट मैं रोना नहीं है, आंसू नहीं आने चाहिए मेरे। शायद अपने फादर को भी नहीं देखा कभी रोते हुए, उनको भी देखा है कि सब चीज़ अंदर रखनी है, तो वहाँ से भी आ गया कि पापा भी नहीं रोए
तो मुझे भी ये मेंटेन करना है। Yeah. तो बिल्कुल सही बोला आयुष तुमने कि बहुत कॉमन है, एंड इसीलिए अगर बोलें तो इमोशनली डिस्टेंट मोस्ट कॉमन मैन होते हैं। Yeah. ये नहीं बोलूँगी कि 100% बस, बट कॉमनली मैन ही होंगे काफी बिकॉज ज्यादा। ऑफ दिस रीजन, दिस मेन रीजन। बिल्कुल। इनफैक्ट ये फैमिली कंडीशनिंग में ना एक और चीज़ बहुत जो मेरे को एटलीस्ट मेरे केसेस में क्लाइंट्स में बहुत कॉमन दिखी है कि देयर वाज अ लैक ऑफ राइट रोल मॉडल्स। अब इसका मतलब कहीं भी गलत कोई बाय द वे ये ना सोचे कि हमारे पेरेंट्स वर नॉट द राइट रोल मॉडल्स। ऑल आई एम सेइंग इज कि कभी कभार ना पेरेंट्स भी, क्योंकि ह्यूमंस ही रहे हैं ना, वो तो पेरेंट्स का एक रोल उनको मिल गया, बट हैं तो ह्यूमंस ही ना हमारी तरह। तो पेरेंट्स को भी कई बार ऐसी कंडीशनिंग मिली है कि दे हैव टू बी परफेक्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑल द टाइम। उनको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करना है, उनको हमेशा ये प्रिटेंड करना है कि वो परफेक्ट हैं, वो हमेशा ओके हैं। जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने अपने वाइल ग्रोइंग अप मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि उन फैमिली मेम्बर्स की, उन रिलेटिव्स की, उन इंडिविजुअल्स की बहुत तारीफ होती गई हमेशा, जो कभी एक्सप्रेस नहीं करें, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करें, सैक्रिफाइस करें। तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे तो ऐसा किया होगा। बट क्या होता है ना कि जब एक बच्चे के सामने हमेशा इस तरह की तारीफ होती है कि ये इंसान सैक्रिफाइस करता है, ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ ही करता है, ये अपने बारे में नहीं सोचता, तो बच्चा भी सोचने लगता है कि शायद दिस इज़ द परफेक्ट पर्सन, और अगर मैं भी कुछ हद तक ऐसा बन पाऊँ या मैं भी बन जाऊँ ऐसा, तो शायद आई विल ऑल्सो बी दैट परफेक्ट पर्सन। तो कई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपनी भी बात करूँ तो मैंने भी कई साल तक लाइफ में यही लीड किया, वैसे रोल मॉडल्स के बारे में सुना ना कि आप जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करोगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को जितना दबाओगे, जितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, द बेटर अ पर्सन यू आर। यस, आई अंडरस्टैंड कि सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस हर किसी की रिलेशनशिप में, हर लाइफ में पार्ट एंड पार्सल होते हैं। बट कभी कभी ये इतनी सैड चीज़ बन जाती है कि हमारी लाइफ में सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के सिवा कुछ बचता ही नहीं है ना। जैसे हमारी अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत लंबे समय तक, शायद अगर तुम्हें भी ध्यान हो, हमारी शादी को आई थिंक 4 साल हो चुके हैं हम। शुरू की 1 से 2 साल में मतलब मेरे को बहुत हेजिटेशन लगती थी टू शेयर कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, मेरे को क्या बुरा लग रहा है। हाँ, मैं ट्रिगर हो जाता था, लड़ाइयाँ बहुत हो जाती थी, बट खुल के ये शेयर करना कि मुझे बुरा क्या लगा या तुम्हारी कौन सी बात पसंद नहीं आई, वो बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग थी। क्यों? क्योंकि कभी ये सोचा ही नहीं कि अपने मन की बात शेयर करना रिलेशनशिप के लिए भी ज़रूरी है। बट तुमने बहुत काम किया आयुष इस चीज़ में, और अब हम कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं बैठ के, जो कि पहले नहीं हो पाती थी, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिगर हो रहा है ना, तो तुम ट्रिगर हो रहे हो तो मैं ट्रिगर हो रही हूँ, फिर हम शट डाउन हो रहे हैं, फिर हम ऐसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। बट नाउ हम ऐसी स्टेज में है जहाँ पे हम बैठ के बात कर सकते हैं अपने इमोशंस के बारे में। वो भी इसीलिए हो पाया शायद क्योंकि हमने काम किया खुद पे, सिर्फ एक इंसान ने नहीं, दोनों ने। तो इसीलिए ये काम करना कितना ज़रूरी है, यही तो हम यहाँ भी बोल ही रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट आई थिंक ये भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम रोल मॉडल्स हैं या हम कोई बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बट अच्छी बात क्या है, जैसे कि अगर ध्यान दिया जाए तो हम दोनों में भी, जैसे तुमने पहले काम करना शुरू किया अपने ऊपर, क्योंकि है ना, आई थिंक दैट वाज बाय वर्च्यू ऑफ योर चॉइस, है ना, तुम्हारा डिसीजन था वो। तो एक पॉइंट था ऐसा रिलेशनशिप में जब शायद तुमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और मैं स्टिल अपने उन्हीं कंडीशनिंग, अपने उन थॉट प्रोसेस में था कि जो भी सब हो रहा है एक नॉर्मल लाइफ तो है, वी आर लिविंग नॉर्मल लाइफ, हमारी सैलरी अच्छी है, जॉब सेटल्ड है, फैमिलीज अच्छी सपोर्टिव फैमिलीज हैं, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, इमोशनली कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो ठीक है ना, टाइम के साथ चली जाएंगी। बट शायद तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उसकी वजह से तुमने डिसाइड किया कि नहीं, इट नीडेड सम वर्क। एंड जब तुमने काम करना स्टार्ट किया तो येस, आई थिंक वो एक फेज था जहाँ पे यू वर द ओनली पर्सन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड आई वॉज नॉट। तो उस टाइम पे हाँ, एक वो बड़ा कंफ्यूजिंग ट्रांजिशन फेज था। बट आई थिंक ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स कि जैसे ही एक इंसान ने काम करना शुरू किया, जैसे तुमने किया अपने ऊपर, तो आफ्टर दैट इनिशियल कंफ्यूजिंग फेज दूसरा पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग इंस्पायर्ड। जैसे तुम्हें देख के मुझे लगा कि मुझे भी शायद अपने ऊपर काम करना चाहिए। जब तक तुम मुझे ये कहती थी कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो क्या होता था, आई यूज्ड टू बी ट्रिगर्ड। मैं भी तुम्हें कहता था कि तुम अपने ऊपर काम करो। सो हम लोग ना एक ब्लेम गेम में बहुत थे कि मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा, तुम अपने पे करो, एंड यू माइट हैव फेल्ट द सेम फॉर मी। बट क्या हुआ कि जैसे ही तुमने या एक इंसान ने काम करना स्टार्ट किया, तो यू स्टार्ट इंस्पायरिंग द अदर पर्सन कि यार इसका मतलब चेंज इज पॉसिबल, विच आई थिंक इज वेरी वेरी नेसेसरी। कि चाहे कोई भी एक इंसान काम करना शुरू करे, वो कभी अपने ऊपर नहीं करता, वो पूरी फैमिली के ऊपर चेंज और हीलिंग की ज़रूरत
वो अपनी अपने और अपने फैमिली दोनों के लिए हीलिंग और वो चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। और ऐसा बहुत रेयर होगा कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करें, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। बहुत 1 या 2% लोग होंगे जो एक साथ समझ जाए कि हमें अपने आप पे काम करना है। तो जिसको भी समझ आ रहा है वो पहले काम कर लो विद द इंटेंशन कि मुझे खुद पे काम करना है। अच्छा, ये इंटेंशन भी मत रखो कि मेरे से इंस्पायर कोई होगा, राइट? बट मैं करती हूँ या मैं करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा ही होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा इसमें, राइट? ओके, तो सलोनी एक चीज़ करता हूँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये वो क्वेश्चन है कि जब भी मैं अपने हीलिंग प्रोग्राम्स में अपने अपने क्लाइंट्स के साथ एक बात शेयर करता हूँ कि आप अपने ऊपर काम स्टार्ट करो एंड दैट विल अल्टीमेटली इंप्रूव योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। जब ये बात करता हूँ तो मोर ऑफन देन नॉट सामने से एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि अरे आयुष, दैट्स ऑल फाइन, मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी प्रॉब्लम्स, मैंने काम कर लिया, बट मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ तो नहीं चेंज हो रहे ना, वो तो सेम इश्यूज मेरे लिए क्रिएट कर रही है। चलो हस्बैंड वाइफ नहीं, मेरे इन लॉज, मेरे फैमिली में तो वही प्रॉब्लम्स है ना। तो अगर मैं ही सिर्फ चेंज हूँ और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, मेरे ट्रिगर्स, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे इश्यूज सेम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे चेंज होने से? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सी, 2 ऑप्शन है, या तो काम करो अपने आप पे या तो काम नहीं करो। ओनली 2 ऑप्शन आर देयर, राइट? इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। सपोज आप काम नहीं कर रहे हो तो भी लाइफ कुछ अच्छी तो नहीं जा रही है, राइट? बट अगर आप काम कर लोगे तो हो सकता है कि लाइफ अच्छी हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना ज़्यादा। तो आप चुनो अपने लिए, यू चूज फॉर योरसेल्फ। जैसे हमने अपना भी एग्जांपल बताया, एक ने काम करना शुरू किया, दूसरा गेट्स इंस्पायर्ड। वो हमेशा होता है, ये मैंने बहुत देखा भी है लोगों की लाइफ में। ये एक एग्जांपल तो हमारा ही हो गया, ये एक एविडेंस हो गया है कि हाँ हो सकता है, भले ही 100% पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ना हो, बट है। और अगर नहीं कर रहे हो काम तब तो नीचे ही जाएगा, कुछ नहीं होगा। तब तो श्योर है कि कुछ नहीं होना है। तो 2 ऑप्शंस हैं, यू चूज फॉर योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। तो एडिंग ऑन टू व्हाट यू जस्ट सेड ना, तो मैं भी एक चीज़ अपने लोगों से, अपने क्लाइंट से, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से एक शेयर करता हूँ ना कि आप अज्यूम करके चलो कि आपका पार्टनर, आपके इन लॉज, आपकी फैमिली नहीं चेंज होने वाली। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। और वो आपको पसंद तो नहीं आ रही चीज़, क्योंकि उन्होंने कह दिया दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। बट देन अगर उनका चेंज ना होना हमें बुरा लग रहा है, तो डोंट यू थिंक इट्स इवन वर्स कि जस्ट बिकॉज उन्होंने चेंज होने से मना कर दिया हम भी सेम काम करें? देन व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस? तो अगर वो भी डिफरेंट नहीं होना चाह रहे हैं, आप भी डिफरेंट नहीं होना चाह रहे, देन हुज टू ब्लेम? देन एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते बैठे रहेंगे एंड देयर इज नो चेंज पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट होना पड़ेगा। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, इट मे नॉट साउंड वेरी प्लेजेंट, बट द पॉइंट वही है कि या तो हम बैठे हुए एक दूसरे का वेट करते रहें, प्रे करते रहें, ब्लेम करते रहें कि किसी दिन समाओ मेरा पार्टनर बदल जाए, मेरे इन लॉज चेंज हो जाए। उसका क्या चांसेस हैं, आई थिंक वी ऑल नो। बट इससे बेटर है कि डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल। और शायद इसी को बोलते हैं कि चेंजिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम द विक्टिम माइंडसेट टू टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये तो नहीं है कि लाइफ एकदम ईजी हैप्पी गो लकी हो जाएगी, बट शायद ये ज़रूर है कि द मोमेंट वी टेक अकाउंटेबिलिटी सडनली वी सी ट्रांसफॉर्मेशन। और वो हमने खुद भी देखा है, अपने आप एक दूसरे में भी देखा है, एंड ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल जो हमारे साथ काम करते हैं उनमें भी देखा है। बट एक्शन हैज़ टू हैपन, उसके बिना तो सब कुछ बातें अच्छी लगती हैं हमें। ऐसा भी होता है कि कई बार फ्रेंड्स, क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो हमारे को कहते हैं कि मेरी सिर्फ बातें सुन लो। तो बातें सुनना, वेंट आउट करना टेम्परली अच्छा लगता भी है, बट उससे चेंज कुछ नहीं होता। और हमने भी कोशिश करके देखी है, एंड आई एम श्योर जो सुनने वाले, देखने वाले, उन्होंने भी करी होगी, कि सिर्फ बातें करना, भड़ास निकाल लेना, टेम्परली उसको गॉसिप कर लेना डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। सोल्यूशन थोड़ी है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है वो। आप दूसरे पर्सन चेंज होगा या नहीं होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते ना। यू कैन ओनली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसा फील करूंगी या मैं कैसा फील करूंगा। तो जिस चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो वो लो, जो नहीं ले सकते हो सरेंडर। और क्या। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तुमसे। ये बहुत बहुत लोग पूछते हैं, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, और शायद ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लगे लोगों को कि यार इसमें गलत क्या है। सो इज इट अनफेयर टू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी इमोशनली अवेलेबल? ये बहुत चीज़ें आती है कि सलोनी
मैं अगर पार्टनर से नहीं मांगूंगी कि मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल हो तो किससे मांगूंगी? क्यों करी फिर मैंने शादी? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली अग्री कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं जब अपने सेशंस या ग्रुप प्रोग्राम्स भी करता हूँ उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है कि मैंने क्या बड़ा मांग लिया, क्या डिमांड कर लिया। ऐसा ना कि एक इमोशनली सपोर्टिव पार्टनर मांगना तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, no denying the fact that we all expect a partner who must be there for us emotionally. So no unfair ask. But the point is, if we do get a partner who's emotionally available, present, supportive, definite big advantage to life. It's a big bonus. But the point is, there are two options. Either you are in a state where you want कि नहीं मुझे इस partner के साथ नहीं रहना. That's a personal choice. But if you really want to make this relationship work, then a question has to arise in mind कि ठीक है, अगर वो partner is not capable enough to give me the emotional support that I need, then what do I do about it? Because the question कि is it fair? Well, there's nothing which is fair. क्योंकि हो सकता है कि आप हम में भी कोई बहुत imperfections होती हैं, partner में कुछ imperfections हैं, तो at the end of the day nothing is documented, nothing is fair और nothing is balanced all the time. तो मैं justify नहीं कर रहा हूँ एक emotionally unavailable partner को. अगर available partner मिलता है, supportive partner है, it's a added advantage. But the point again comes back to the fact कि अगर वो नहीं है तो what are we ready to compromise upon? और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि ऐसी भी ज़रूरी रिलेशनशिप है कि आप अपने ऊपर सारा काम करें, यू पुट ऑल द हीलिंग एफर्ट्स, सब कुछ करें. डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, शायद लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यू हैव टू डिसाइड दैट यू कैन नॉट स्टे विद दैट पार्टनर. ऐसा भी होता है कई बार, बहुत कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है. तो आई पर्सनली हैव सीन कि आप चाहे किसी इंसान से सेपरेट हो जाएं या आप उनके साथ कंटिन्यू करें लाइफ लॉन्ग, ये दोनों डिसीजन में से आप डिसीजन कोई भी लें, अगर आपने खुद पे काम नहीं किया है ना उससे पहले, तो आप इन दोनों केसेस में रिग्रेट करेंगे. अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, सेल्फ वर्क पे काम नहीं किया, तो आप अगर सेपरेट हो जाते हैं तो आपके मन में वो गिल्ट और रिग्रेट सारी जिंदगी बना रहेगा कि क्या मेरे को कुछ और करना चाहिए था, क्या वो सही था, क्या गलत था. अगर आप साथ चलते रहते हैं तो आप में एनीवेज परेशानी है, गिल्ट है, रिग्रेट है. पॉइंट ये है कि द मोमेंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ, जब अकाउंटेबिलिटी ले ली ना, उसके बाद आप चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, सेपरेशन का या साथ चलने का, आप उन दोनों में कॉन्फिडेंटली यू विल स्टैंड बाय योर डिसीजन. अदरवाइज वो डिसीजन भी कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. एब्सोल्युटली राइट. तो बात बस इतनी सी है, चाहे आप ए पार्टनर हो या बी पार्टनर हो, यू हैव टू ऑप्शंस. पहला, आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहो और प्रे करते रहो कि आपके पार्टनर चेंज हो जाए. सेकंड, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, क्योंकि शायद आपका पार्टनर आपसे इंस्पायर होके उसकी लाइफ में भी चेंज आ जाए आपकी वजह से. Just like it happened for us. या